can achieve good control of their disease if they take the medications regularly. As we will proceed, we will go into more details. First of all, we should be familiar with the definition. Now, as for all the definitions, जितनी भी डेफिनेशन हम लोग किसी भी डिजीज की कर रहे हो तो इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द डेफिनेशन। कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर चीज के, अगर आप उसको मेमोराइज कर दें तो फिर आपको वो रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एस्थमा के अंदर है ये है कि इट इज chronic inflammatory condition. So the first keyword, it is a chronic inflammatory conditions of the airway. The दूसरा जो कीवर्ड है कि it is characterized by airflow limitation. और जो airflow limitation है that is reversible. So chronic inflammatory condition of the airway. The other thing is the airflow limitation which is reversible. The third is the airway hyperresponsiveness leading to inflammation of the bronchi. अब ये उसके पैथोफिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, लेकिन सारी जो भी एस्थमा की थ्योरी है वो उसी के ऊपर ही बेस्ड है। So it is a chronic inflammatory condition of the airway leading to reversible airflow limitation. अब यहाँ पे लिखा reversible with treatment, but ये spontaneously भी reversible हो सकती है। तो कौन की है? हाँ, Achha, I hope my voice is clear. So if there is unclarity in the voice, then please let me know. Okay. So it is a chronic inflammatory condition of the airways. The reason I'm repeating these things again and again is this is the thing which is the very basic. इसी के ऊपर जो है वो एस्थमा की सारी पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल फीचर बेस्ड है। ये सारी चीजें अगर ध्यान में होंगी तो बाकी चीजों को अंडरस्टैंड करना जो है ना, इट विल बी वेरी इजी। So it is a chronic inflammatory condition of the airways which is characterized by airflow limitation, airway hyperresponsiveness. होती क्यों है इन्फ्लेमेशन? दिस इज बिकॉज ऑफ एयरवे हाइपररेस्पॉन्सिवनेस। और एंड रिजल्ट क्या होती है? देयर इज नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। अब ये सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली जो सिम्टम्स होते हैं दे आर कॉफ, wheezing, chest tightness and shortness of breath. अब ये चार जो क्लिनिकल फीचर्स हैं दे आर पैथोग्नोमोनिक फॉर एस्थमा: wheezing, cough, chest tightness and shortness of breath. So we will now तो यही सारी चीजों को अगर हम एक सिंगल उसमें वो करते हैं तो द सेम थिंग विच इज द रिवर्सिबल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एयरवे डिजीज। अब ये सारी चीजें हमारे जहन में, नाउ इट विल बी इजी टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन। So chronic reversible inflammatory airway disease characterized by bronchial hyperresponsiveness to various stimuli, leading to bronchoconstriction, airflow limitation, and causing symptoms of cough, wheezing, chest tightness, and dyspnea. अब कोई भी डिजीज जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी एपिडेमियोलॉजी जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिडेमियोलॉजी से ये पता चलता है कि हम किसी डिजीज के लिए व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू डिजीज डिस्कस दैट डिजीज। तो एस्थमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज। क्रोनिक डिजीज भी है विच वी ऑलरेडी डिस्कस। तो जो भी क्रोनिक डिजीजेज हैं दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो इट हैज अ हाई मॉर्बिडिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। एक तो कॉमन ज्यादा है और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही हाई है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट इज फ्रीक्वेंटली अंडर डायग्नोस्ड एंड अंडर ट्रीटेड। एक तो डायग्नोज जो है ना वो बहुत कम होती है, और अगर डायग्नोज हो भी जाती है तो ज्यादातर या तो वो अंडर ट्रीटेड होती है या प्रॉपरली ट्रीट नहीं होती है। उसके बहुत सारे रीजन है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हायर प्रिवलेंस इन रूरल देन इन अर्बन एरिया।
तो ये वाली जो चीज है दैट यूज टू बी द केस प्रीवियसली, लेकिन अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो अब मोर और लेस ये वाली चीजें जो है ना अब अप्लाई नहीं होती, क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों जो है वो एरियाज में इट इज गेटिंग मोर कॉमन ड्यू टू डिफरेंट रीजन। Again, the same slide showing the worldwide epidemiological rate. अब लास्ट 2 decades के अंदर क्या हुआ है, द प्रिवलेंस इज इंक्रीजिंग। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है ना वो बढ़ रही हैं, स्मोकिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो व्हीकल्स का भी जो एग्जॉस्ट है, जो स्मोक है, दे आर ऑल पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर एस्थमा। तो अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जैसे ज्यादा जा रहे हैं, वैसे वैसे एपिडेमियोलॉजी या प्रिवलेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, और डेथ्स जो है ना वो भी इंक्रीज हो रही है। तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हम लोग एस्थमा को जो है ना वो डिस्कस करने में क्यों जो है ना इतने इंटरेस्टेड है। तो chronic disease है with high morbidity and high mortality, frequently underdiagnosed and undertreated। अब क्लासिफिकेशन एस्थमा की बहुत सारी टाइप से जो है ना हो सकती है, तो हम सारी जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ना दैट इज बेस्ड ऑन दी पैथोफिजियोलॉजिकल। अब एक है एक्सट्रिंसिक, द अदर वन इज इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक का जैसे नाम से पता चल रहा है कि देयर इज अ डेफिनेट एक्सटर्नल कॉज। दिस इज मोर कॉमन इन द एटोपिक इंडिविजुअल्स। एटोपी वी आर ऑल फेमिलियर। एटोपी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू डेवलप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टू डिफरेंट एलर्जी। तो कुछ ऐसे लोग जिसको हम लेमेन लैंग्वेज में जो है वो एलर्जी कहते हैं, वो बेसिकली एटोपी होती है। तो जो इंडिविजुअल्स एटोपिक होते हैं they are more prone to develop asthma, क्योंकि अस्थमा खुद जो है वो एक एलर्जिक हाइपरसेंसिटिविटी जो है वो डिजीज है, एंड इट ऑफन स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड। तो एक्सट्रिंसिक में एक डेफिनेट कॉज होता है, एक्सट्रिंसिक एटोपिक इंडिविजुअल्स में होता है, और ज्यादातर ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। इट इज वेरी लेस लाइकली कि वो अडल्ट जो है वो एज से स्टार्ट हो, एंड इट इज फ्रीक्वेंटली accompanied by other allergic disorders like eczema, chronic dermatitis। The second type is the intrinsic or cryptogenic। तो cryptogenic का हमें पता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि where is no positive definite positive agent can be identified, although this is a less common type and it starts mostly in the middle age। लेकिन वही है कि mostly it starts with the in the childhood से start हो जाती है। तो intrinsic जो है that is the most common form। दूसरी तरह जो हम एस्थमा को क्लासिफाई कर सकते हैं, विच आई एम श्योर कि आप लोगों की ज्यादातर जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। दैट इज सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम। तो इसमें जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी माइल्ड एंड माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सिवियर एंड सिवियर। देन अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, so there are 5 or 6 types depend based upon the pathophysiological feature। First one is the allergic asthma। तो asthma हम लोग कहते हैं कि it is a hypersensitivity disorder, लेकिन non allergic types भी हो सकते हैं। Other one is the occupational asthma, then intrinsic or non allergic, exercise induced और steroid resistant। अब ये जो है ना ये बेसिकली एस्थमा के डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट है जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा होगा वो एलर्जिक एस्थमा नहीं हो सकता, या वो जो है, तो ये उसके डिफरेंट जो है ना फिनोटाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसके ज्यादा डिटेल्स में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेक्यूलर होती हैं ऑन द डिफरेंट टाइप्स, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन है वो वही है, द एलर्जिक एंड द नॉन एलर्जिक फॉर्म। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, there are some patient with asthma जिनको एक्सरसाइज, जिनके सिम्टम जो है वो they are triggered especially with exercise, so that is called exercise induced asthma। इसको जो है वो डायग्नोज करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे पेशेंट जब भी whenever they go for the exercise, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग देयर एक्सरसाइज they should take some short acting bronchodilator, preferably 30 minutes before exercise, ताकि उनके सिम्टम जो है वो एक्सरसाइज के दौरान जो है वो ना हो। ठीक है। ऑक्यूपेशनल एस्थमा ज्यादातर ऑक्यूपेशनल
में होता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो नोटोरियस एजेंट्स होते हैं जो कि ऑक्यूपेशनल सेटिंग में होते हैं, मेनली इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग। और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एजेंट्स, ठीक है, हम उनको बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो आगे चल के किसी पेज पे वो भी होगा कि जो है ना कौन कौन से ऑक्यूपेशनल एजेंट से वो कराते हैं। अब ऑक्यूपेशनल को भी डायग्नोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर किसी पेशेंट को ऑक्यूपेशनल एस्थमा है तो अनटिल एंड अनलेस आप उसको डायग्नोज नहीं करते, आप उसको कितनी भी मेडिकेशन के ऊपर रखें, तो वो पेशेंट कभी भी जो है ना उससे सिम्टम रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो जो एजेंट जो एस्थमा करवा रहा है वो कंटिन्यूसली उसके इन्वायरमेंट में है। इसकी बहुत सारी और भी इम्प्लीकेशंस होती है, क्योंकि पेशेंट समटाइम नीड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन, तो उसको भी डायग्नोज करना जो इम्पोर्टेंट होता है। एबीपीए इज अ फॉर्म ऑफ एस्थमा, को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड देन स्टीरॉइड रेजिस्टेंट, दिस इज द फॉर्म ऑफ एस्थमा विच इज अ वेरी सिवियर फॉर्म, और ये ज्यादातर स्टीरॉइड्स के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जो पैथोजेनेसिस, एस्थमा की जो पैथोजेनेसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी जो सारी क्लिनिकल फीचर्स है वो पैथोजेनेसिस से क्लियर होंगे, और जो उसकी डिफरेंट फार्माकोथेरेपीज अवेलेबल है, इवन ये जो फिनोटाइप्स अभी हमने डिस्कस किए, अनटिल एंड अनलेस आपको पैथोजेनेसिस का आइडिया क्लियर नहीं होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लियर है, जिससे हम बहुत सारी जो भी एस्थमा की चीजें हैं वो पैथोजेनेसिस से ही जो है ना वो क्लियरली डिस्कस हुई है। So there are many cells and mediators which are involved in the pathogenesis of asthma. अब ये कि हमने क्या डिस्कस किया कि इट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अच्छा, इस्तेमा के लिए वी गॉट 2 लेक्चर्स, तो पहला जो लेक्चर है उसमें मेरा मेन जो फोकस होगा दैट विल बी अपॉन द पैथोफिजियोलॉजी एंड द क्लिनिकल फीचर। सेकंड पार्ट विल बी अपॉन द मैनेजमेंट, बट until and unless we don't understand the pathophysiology या pathogenesis, जो उसकी बाकी चीजें उसको समझना विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए वी हैव allotted 2 lectures फॉर एस्थमा एंड सीओपीडी, क्योंकि एक लेक्चर में जो है सारी चीजों को करना जो है ना वो अदरवाइज वुड हैव बीन डिफिकल्ट। So, what are the cells which are involved in the inflammation? The chief inflammatory cells are eosinophils, T lymphocytes, macrophages, and mast cells. These are the most important cells. अगर इसके अंदर भी मैं ट्रू मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूं तो दे आर eosinophils and mast cells. अब ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, जब आगे चल के हम एस्थमा का जो ट्रीटमेंट है या फार्माकोथेरेपी डिस्कस करेंगे, तो जो मेन जो ड्रग्स है वो इन्हीं टारगेट सेल्स को जो है वो टारगेट करते हैं। तो दिस इज द रीजन ये सारी चीजें डिस्कस है। तो द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स आर eosinophils एंड द mast cells. फिर रीमॉडलिंग का प्रोसेस जो है ना वो भी चल रहा होता है। इन्फ्लेमेशन जब भी होती है द एंड रिजल्ट इज द रिपेयर और द रीमॉडलिंग, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बताइए मुझे। पानी है। So, what are the pathologic features of the asthma? There is inflammatory cell infiltration of the airways. Airways के अंदर ये सारे जो inflammatory cells है वो उनकी infiltration होती है। Inflammation जब भी होती है तो what happens? There is, तो हम सारे जो I'm sure we are all familiar with the inflammatory pathway, जो हमने पैथोलॉजी में भी जो है वो काफी डिटेल से किया था। Whenever there is inflammation, there vasodilatation होती है, thickness होती है। तो एस्थमा के अंदर एयरवेज के अंदर ये सारी चीजें जब होंगी तो क्या होगा कि देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी, एक तो इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो एडिमा भी कराएंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराएंगे। अब ये जो सारी जो चेंजेस हैं कि एयरवेज की जितनी भी लेयर्स होती है उसके अंदर होगा। तो
सेल जैसे बाकी जो है वो टिश्यूज की लेयर्स होती है, एंडोथेलियम होता है, देन एक मसल लेयर होता है, फिर बाहर जो है ना वो लेयर होता है, तो ये सारे लेयर्स जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे. There will be increased thickness of the bronchial smooth muscle. Then partial loss of the respiratory epithelium. ये तब होगा जब repeated जो है ना आपकी चीजें हो रही होंगी. There is hypertrophy and hyperplasia of the mucosal glands and goblet cells. This is very important. Hypertrophy और hyperplasia होगी तो उससे क्या होगा? There will be excessive mucus secretion. और ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट में ये सिम्टम बहुत कॉमन होता है. There is occlusion of the airway lumen due to mucus flux and enlarged mucus gland. तो इसमें कोई बहुत ही ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है, वही है जो सारा इन्फ्लेमेशन के अंदर हो रहा था. लेकिन वो इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवे के अंदर क्या चीजें होती है, एंड रिजल्ट में देयर इज नैरोइंग ऑफ द एयरवे. So these are all the factors which are contributing to the airway narrowing in asthma. So there is smooth muscle contraction. तो ब्रोंको एयरवे नैरोइंग होती है, बट रीजन टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इज के सिर्फ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है या एयरवे नैरोइंग जो है वो उसकी वजह से, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होती. ये सारी फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. So there is contraction of the smooth muscle, there is thickening of the airway and excessive secretion of the mucus. ज्यादातर अस्थमा के जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा थिक जो है ना वो म्यूकोइड सिक्रीशन सारी होती है. So these are the pathophysiological factors. अब genetic factors में different जो है ना उसमें cytokines और ये सारी चीजें implicated है, लेकिन but we will not discuss each and everything. So most important cells we know are eosinophils and the mast cells. And again वही चीज extrinsic and intrinsic. तो extrinsic जो है we know this is more common atopic individuals में होता है, and ये बहुत young age से जो है वो start हो जाता है. अब common जो allergens जो ये चीजें करवाती है, वैसे तो कोई भी जो है ना एजेंट जो है वो एलर्जिन हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लेकिन कुछ एलर्जन ऐसे होते हैं जो कि ज्यादातर जो है वो नोटोरियस होते हैं और वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है वो उससे एलर्जिक होते हैं. लाइक उसमें डस्ट है, पोलन है, एनिमल डेंडर. अब एनिमल का जो फर होता है या जो कवरिंग होती है वो बहुत, उससे ज्यादातर जो है पेशेंट्स बहुत एलर्जिक होते हैं. इसीलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि घर पे अगर कोई पेट्स वगैरह है तो दे शुड बी रिमूव इमीडिएटली, अदरवाइज जो है ना उससे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है पेशेंट को होती रहती है. फैमिली हिस्ट्री इसमें ज्यादातर पेशेंट्स को होती है पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है वो एटोपिक डिसऑर्डर है, तो फैमिलीज में ये रन कर रहा होता है. अच्छा, एटोपी में क्या होगा? देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सीरम IgE लेवल्स. अब IgE जो है, this is the antibody which is involved in the hypersensitivity reaction. तो अगर हम पेशेंट्स की IgE लेवल्स चेक कराएंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो रेज होंगे. अब एस्थमा की जो हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो किसी भी ऐसा एटॉपिक या एलर्जिक जो एजेंट है जो उससे एक्सपोजर होता है, तो दो फेजेस जो है ना होते हैं. एक होता है अर्ली फेज एंड द अदर वन इज द लेट फेज. अर्ली फेज क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि इट स्टार्ट्स अर्ली, यानी कि विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू द एजेंट. कोई भी एजेंट जिससे एक पर्सन जो है वो एलर्जिक है या हाइपर सेंसिटिव है, जैसे उससे एक्सपोजर होगा तो ये फौरन जो है विद इन मिनट्स से वो स्टार्ट होगा. क्या होगा? मास्ट सेल्स जो है वो जो सेंसिटाइज्ड होते हैं वो कुछ मीडिएटर्स जो है वो रिलीज करते हैं. इसकी बहुत एक अच्छी जो है वो पिक्चर भी है आगे चल के, जिसमें ये सारा जो है वो पाथवे जो है वो क्लियरली डिस्कस है. बट मेनली ये कि वी डिस्कस के मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स जो है ना वो बार बार डिस्कस होते रहे. मास्ट सेल्स, इजोनोफिल्स, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल. मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए because most of the mediators are released from the mast cells. जो सारे आपको पैथोफिजियोलॉजिकल जो भी changes है वो they are mediated by these mediators. तो mast cells जो है वो already sensitized होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट्स
जो है इनको रिपीटेडली ये चीजें हो रही होती हैं तो वो ऑलरेडी प्राइम होते हैं। जैसे वो एजेंट आया तो मास्ट सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से एजेंट्स जो है ना वो रिलीज करते हैं, मोस्ट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वो चीजें जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को अगर ना भी याद हो तो इट्स ओके, बट ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये जैसे आप लोगों से डिफरेंट जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, या शॉर्ट आंसर में भी ये चीज हो सकती है। तो सेंसिटाइज मास्ट सेल्स, व्हाट दे रिलीज, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मीडिएटर है विच कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 के अगेन ये भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कराता है एंड वेसोडाइलेटेशन। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटर इज लिकोट्राइन C4 D4 E4। अच्छा, इसको हम लोग व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस, SRSA। आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। So this is a very important mediator which causes increased vascular permeability, mucus secretion and bronchus। अच्छा आप लोग, I do not expect you कि आप ये बताओ कि हिस्टामिन, आपको जनरली इंफॉर्मेशन के सारे चीजें क्लियर हैं कि एस्थमा के अंदर क्या हो रहा होता है। You just need to remember these names of important mediators। दूसरा जो फेज होता है दिस स्टार्ट्स लेट। अब अर्ली फेज विद इन मिनट स्टार्ट हुआ, लेट फेज स्टार्ट स्लाइटली लेटर, इट टेक्स 4 to 8 hours लेटर। अब इसमें जो टाइम जो ज्यादा होता है, अब इसमें टाइम जो है ना वो ज्यादा क्यों लगता है, इसका रीजन ये होता है कि कुछ मीडिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि प्री फॉर्म्ड होते हैं, जो कि इमीडिएटली रिलीज होते हैं, बट देयर आर सम मीडिएटर्स जो कि बाद में जो है ना वो बनते हैं। बॉडी नीड्स टाइम। ये तो वो मीडिएटर्स थे जो पहले से जो है ना प्री फॉर्म थे या जो फॉरन से बन गए, लेकिन बॉडी नीड्स टाइम फॉर द एक्शन। तो जब ये सारे मीडिएटर्स जो है ना इतने बल्क अमाउंट में बन जाए कि वो ज्यादा, तो टेक्निकली लेट फेज इज अ मोर पोटेंट, में ज्यादा जो है ना पोटेंट रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि बॉडी के पास टाइम होता है जिसमें बहुत सारे मीडिएटर्स जो है ना वो बनते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना वही सारी चीजें होती हैं, बट दिस फेज इज अ मोर पोटेंट फेज। ठीक है, इसका रीजन ये है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम हुए जिसमें ये सारे मीडिएटर्स बनते हैं और वो ज्यादा एग्रेसिवली फिर अपना सारा एक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं। So this is a very important figure that I would like all of you to concentrate on. Any problems with the body? Okay, the same things that we have discussed so far, अगर ये पिक्चर जो है ना ये आपके जहन में होगी तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। व्हाट हैपेंस, कोई भी ट्रिगर है, अब इस्तेमाल तो जो भी एजेंट्स जो सिम्टम करवाते हैं ना दे आर कॉल्ड ट्रिगर। जो भी सिम्टम जो है ना किसी इंडिविजुअल में ट्रिगर कराते हैं, अब वो डस्ट हो सकती है, पोलेंस हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है, और बहुत सारी चीजें क्या करवाती हैं ये चीजें। व्हेनेवर देयर इज एक्सपोजर, पाथवे जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या है, दिस इज एटोपिक एस्थमा। तो एटोपिक एस्थमा विल ऑब्वियसली वो वी नो कि वो एलर्जिक है, तो वो किसी एलर्जन एक्सपोजर के बाद ही होगा। कोई भी ट्रिगर जो है वो आया तो वो क्या करेगा, जो टी हेल्पर सेल, अच्छा हेल्पर सेल वी ऑल नो कि देयर आर टू सब टाइप्स, टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेल्स है दे आर द टी हेल्पर 2 सेल सब टाइप। टी हेल्पर सेल्स जो है वो इजोनोफिल्स को एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेशन जो है वो डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स के थ्रू होती है। इजोनोफिल्स एक्टिवेट हुए और आईजीई जो है वो एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट हुई। आईजीई एंटीबॉडी हमने डिस्कस किया कि जो एलर्जिक एस्थमा होता है उसमें सीरम कंसंट्रेशन ऑफ आईजीई जो है वो रेज्ड होती है और वो क्लिनिकली हम मेजर भी कर सकते हैं। तो जो भी एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें आईजीई एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट होते हैं। आईजीई एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स के साथ जो है ना सरफेस के साथ अटैच होती है, और यही एंटीबॉडीज जो है आपके मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो मीडिएटर्स है वो मास्ट सेल्स से रिलीज होते हैं, लेकिन मास्ट सेल्स को एक्टिवेशन के लिए जो पाथवे रिक्वायर्ड है वो सारा ये है जो यहाँ से स्टार्ट होता है।
ठीक है, ट्रिगर आया, ट्रिगर ने टी हेल्पर सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट किया, इजनोफिल्स एक्टिवेट हुए, आईजीई एंटीबॉडीज एक्टिवेट हुई, देन अल्टीमेटली मास्ट सेल्स जब एक्टिवेट होते तो दे रिलीज these mediators which are the chief mediators are histamine and leukotriene. End result में क्या होगा? There will be bronchospasm, there will be increased vascular permeability and increased mucus production. ओके, तो एस्थमा के लिए दो चीजें जो ना वो चाहिए होती है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो जिसको ट्रिगर करे, लेकिन ये एनवायरमेंटल फैक्टर जब भी काम करेगा जब कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी। ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये हम सब लोगों के एनवायरमेंट में है, बट हम सब लोगों को जो है वो सिम्टम नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑल ऑफ अस आर नॉट जेनेटिकली प्रीडिस्पोज। कोई इंडिविजुअल जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो फॉर एस्थमा, जब उसका इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एक्सपोजर होगा जिसके लिए वो एलर्जिक है, तो क्या होगा? देयर विल बी ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी। ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी के साथ और क्या होगा? देयर विल बी एडिमा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एंड रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी एयरवे नैरोइंग और सिम्टम क्या होंगे? कॉफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रेथलेसनेस। तो ये एक सिंपल जो है वो स्लाइड शो है या फ्लो चार्ट है जिसमें वो सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो डिस्कस की हैं। These are the different mediators और ये जो mediators हैं वो आपकी सेल्स के अंदर जो भी चीजें कर रहे हैं, जो डिफरेंट लेयर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं कि जो है स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो रही है और एडिमा हो रही है, उसकी सारी जो है ना ये पिक्चोरियल जो है वो प्रेजेंटेशन है। There are certain factors which may protect against asthma और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रीडिस्पोज। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर व्हिच प्रीडिस्पोज टू एस्थमा। इसमें ज्यादातर जो है वो एलर्जेनिक एक्सपोजर है, देन एक्सपोजर टू डिफरेंट चाइल्डहुड इन्फेक्शंस और बहुत सारी और इसमें हाइपोथेसिस है, लेकिन हम लोग उसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आई विल बी फोकसिंग ऑन द मोर इम्पोर्टेंट स्लाइड्स। etiology we have discussed, we have discussed the pathogenesis in detail। अब हमने कहा कि जो एजेंट्स या ट्रिगर्स हैं दे आर द थिंग, ये वो चीजें हैं जो कि आपके सिम्टम्स को जो है ना प्रिसिपिटेट करते हैं। अब कौन कौन से कॉमन जो है वो एजेंट्स हो सकते हैं? दे कुड बी सम पॉइंटर। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जो हम लोग ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं उन सबकी जो है वो कुछ क्लिनिकल जो है ना वो इम्प्लीकेशंस हैं। एलर्जेंस को हम इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई पेशेंट अस्थमा का आएगा तो हम उसको जो है वो ट्रीटमेंट तो देंगे विद फार्माकोथेरेपी, लेकिन पेशेंट की जो सारी एजुकेशन होगी हम उसको सारी चीजें बताएंगे कि व्हाट आर द एजेंट्स दैट शुड बी अवॉइडेड, और दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एस्थमा एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज है उसमें एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमें खुद नहीं पता होगा एजेंट्स का तो हम पेशेंट को भी गाइड नहीं कर सकेंगे। कौन कौन से कॉमन एलर्जन है? हाउस डस्ट माइट। डस्ट के अंदर जो है वो कुछ जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर कॉल्ड डस्ट माइट्स एंड दे आर वेरी नोटोरियस फॉर कॉजिंग एटोपी एंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ज्यादातर एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि दे उनको सिम्टम जो है वो डस्ट एक्सपोजर के बाद जरूर होते हैं। देन पेट्स, हाउस होल्ड पेट्स, these are again very important। तो पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली एडवाइस करेंगे अगर कोई एस्थमेटिक है और उसके घर के अंदर कोई पेट्स हैं तो दे शुड रिमूव इमीडिएटली। पोलेंस जो है वो डिफरेंट तरह की जो है ना वो सब्सटेंसेस होती है जो कि आपकी क्रॉस में होती है, ट्रीज में होती है, और पोलेंस की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट जो है वो वेदर कंडीशंस के में वेरी करती है, और इसी वजह से कुछ पेशेंट्स को जो है वो विंटर में ज्यादा सिम्टम हो रहे थे और ज्यादातर को विंटर में ज्यादा हो रहे थे और कुछ को समर में ज्यादा होते हैं। तो दीज आर द
हो सकते हैं एंड पैसिव या सेकंड हैंड स्मोकिंग भी हो सकती है। तो अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है हम उसको स्ट्रिक्टली एडवाइस करेंगे कि ही और शी शुड क्विट स्मोकिंग। और इवन अगर कोई ऐसा इफ ही हैज सम पर्सन, कोई उसकी कंपनी में ऐसा कोई है जो स्मोकिंग कर रहा है या घर के अंदर, तो इवन जो है ना तो उससे डिस्टेंस रखना चाहिए क्योंकि स्मोक इन एनी फॉर्म कैन ट्रिगर एस्थमा सिम्टम्स। कुछ और जो है ना इसमें assumptions हैं कि कुछ डेफिशिएंसी कुछ चीज़ों की हो तो वो करा सकती है, लेकिन हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो देयर इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू एलर्जन। और क्या क्या चीज़ हो सकती है, देयर कुड बी सम ऑक्यूपेशनल सेंसिटाइजर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, देयर आर सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो कि अस्थमा के सिम्टम जो है वो ट्रिगर करा सकती है। तो इम्पोर्टेंट जिसमें होती है वो होती है एनसेक्स एंड द बीटा ब्लॉकर्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक पूरा पाथवे होता है दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ये ड्रग हिस्ट्री जो है ना वो हम जब ये हिस्ट्री लेते हैं तो हम उसमें ड्रग हिस्ट्री का जो है ना वो अलग से एक पार्ट होता है। बट यहाँ पे ड्रग हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है जो एनसेक्स ले रहा है या बीटा ब्लॉकर ले रहा है फॉर एनी रीजन, तो वो उसके सिम्टम को जो है वो वर्स करवा सकता है। Then viral infections, cold air. Cold air is a very important stimulus. इसीलिए ज्यादातर पेशेंट्स को विंटर के अंदर अस्थमा के सिम्टम ज्यादा हो रहे होते हैं। Sometimes emotional stimulus can also cause asthma symptoms. Remember ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं they are triggers for asthma. ट्रिगर का मतलब ये नहीं है कि ये एस्थमा करवाएंगे। एस्थमा इसलिए हो रही है बिकॉज दे इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज। ये वो एजेंट्स हैं जो कि आपके एस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहे हैं। यानी इंडिविजुअल पहले से प्रीडिस्पोज्ड है, उनका जब इन चीजों से एक्सपोजर होगा तो उसके सिम्टम जो है वो ट्रिगर होंगे। तो ये आर ट्रिगर्स फॉर एस्थमा। तो एस्थमा के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। देन सर्टेन डस्ट, वेपर्स एंड फ्यूम्स। परफ्यूम जो है वो फ्रेग्रेंस हो गई, कोई भी फ्रेग्रेंस इज अगेन वेरी पोटेंट ट्रिगर फॉर एस्थमा सिम्टम्स। तो पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि उसको किसी भी फॉर्म में जो है वो फ्रेग्रेंस यूज नहीं करनी चाहिए। पोलेंस वी हैव डिस्कस। पोलेंस की जो कंसंट्रेशन है, पोलेंस जो है ना वो आपकी ट्रीज के अंदर भी होती है, उसकी डिफरेंट वेदर कंडीशंस में कंसंट्रेशन वेरी होती है। तो इसीलिए पेशेंट के सिम्टम जो है वो वेदर कंडीशंस के साथ वेरी करते हैं। तो डोमेस्टिक पेट्स हो गए, मोल्ड्स। मोल्ड्स आर बेसिकली फंगाई। तो जो फंगाई होते हैं वो भी बहुत पोटेंट जो है वो स्टिमुलस होते हैं। एंड हाउस डस्ट माइट्स। Now, I would like you to focus upon this pathway. This pathway, Allah, बार-बार नहीं कर पा रहा। This is the arachidonic acid pathway. Okay, so this pathway we are all familiar with. We have all gone through this pathway whenever we were doing pharmacology. So now we are coming to know कि जो भी चीजें हम लोगों ने बेसिक साइंसेस में पढ़ी थी वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि सबकी जो है वो कोई ना कोई क्लिनिकल जो है वो इम्प्लीकेशन जरूर है। दिस इज एराकिडोनिक एसिड पाथवे। एराकिडोनिक एसिड पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें आपकी जो है ना एराकिडोनिक एसिड ब्रेक डाउन होती है इनटू वेरियस पाथवेज और डिफरेंट मीडिएटर्स जो है ना वो बनते हैं। अब क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो है ना वो एराकिडोनिक एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। अब यही एराकिडोनिक एसिड है विच follows two pathway। एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर जब वो जाएगी तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस। इसमें मेनली आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द चीफ मीडिएटर्स जो कि एस्थमा के सिम्टम करवाते हैं। दूसरा जो पाथवे है वो लाइपोऑक्सीजनेस